मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित निबंध साहित्य निर्माण का लक्ष्य इसकी समीक्षा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि है। विचारात्मक निबंधों में ऐसे निबंध भी हैं जिसमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है। इन निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। साहित्य निर्माण का लक्ष्य निबंध भी उनके विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में सम्मिलित है। इस निबंध में द्विवेदी जी अपने भारतीय इतिहास, संस्कृति, परंपरा, परिवेश पर न सिर्फ पैनी दृष्टि डालते हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक सुदृढ़ मार्ग योजना भी तैयार करते हैं और इस मार्ग योजना के लक्ष्य का साधन वे साहित्य और साहित्य निर्माता दोनों को मानते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान परिवेश में अगर कुछ भी क्लेशकर, भयंकर, संवेदनहीन समाचार आए दिन मिल रहे हैं, यह सब हमारे द्वारा ही किए कर्मों का प्रतिफल है। वे मानते हैं कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण काल है जिसमें अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए एक उत्तम मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है और यह प्रशस्तीकरण सिर्फ साहित्य परिषदों द्वारा ही संभव है, क्योंकि साहित्य कोई संकीर्ण बुद्धि विलास नहीं है। वह मनुष्य के जीवन के सब कुछ को लेकर ही बनता है। इस समय साहित्यकार का प्रथम कर्तव्य है उसकी व्यथा अर्थात मनुष्य की व्यथा का ठीक ठीक निदान करना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार भी पा सके और भविष्य में अधिक शांति से रह सके, क्योंकि साहित्य की सबसे बड़ी समस्या मानव जीवन है। वास्तव में साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य को देवता बनाना है, मनुष्य की प्रत्येक समस्या के सम्मुखीन होना है। साहित्य कोई वाग विलास का संकीर्ण क्षेत्र नहीं है। द्विवेदी जी का मानना है कि आज का युवक समुदाय इतना समझदार अवश्य है कि वह केवल साहित्य के लिए साहित्य सृजन नहीं करता, बल्कि मनुष्य को हर तरह से उन्नत बनाने, उससे अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता से बचाना ही उसका प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य निष्ठा से साहित्य सृजन करता है ताकि मनुष्य को उन्नत और विशाल बनाया जा सके। अर्थात उसके द्वारा सृजित साहित्य से मनुष्य को मोह और कुसंस्कार से मुक्त किया जा सके, धीर और पर दुख कातर बनाया जा सके। तुलसीदास और कालिदास का साहित्य इसका उत्तम उदाहरण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की श्री वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता, किंतु इसके साथ ही जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्यता श्रीहीन होती गई। इसके लिए हम विज्ञान को दोषी कतई नहीं ठहरा सकते, क्योंकि औषधि तो मनुष्य को स्वस्थ बनाने के लिए निर्मित होती है, किंतु अगर उसके प्रयोग का तरीका और उपयोग की मात्रा सही नहीं हुआ तो वही विष बन जाता है। ठीक उसी तरह विज्ञान के उचित प्रयोग का दायित्व तो आज के साहित्यिक परिषदों पर आ गया है, क्योंकि साहित्य से समाज में व्याप्त दुराग्रह एवं असमानता की वृत्ति को दूर करके एक स्वस्थ समाज की नींव रखने में मददगार साबित होंगे। संसार में ऐसे साहित्यकारों की कमी नहीं है जिन्होंने पुकार पुकार कर कहा है कि विज्ञान के द्वारा प्राप्त शक्ति के साथ मनुष्य की भीतरी शक्तियों के उद्बोधन का सामंजस्य होना चाहिए, जिन्होंने संकीर्ण राष्ट्रीयता और मोहग्रस्त जाति प्रेम को संसार का अभिनव अभिशाप बताया है, जिन्होंने अंधाधुंध बढ़ने वाली अनियंत्रित उत्पादन व्यवस्था को नशाकारी बताया है। आज साहित्यकार के सामने प्रश्न केवल अच्छी बातें सुनने का ही नहीं है, उस सड़ी हुई समाज व्यवस्था को बदल देने का भी है जो अच्छी बातों को सुनाने में बाधक है।
इसलिए साहित्यकार आज केवल कल्पना लोक का प्राणी बनकर नहीं रह सकता। साहित्यिक सभाएं यह कार्य कर सकती हैं। वे संपूर्ण जन समाज को उत्तम साहित्य सुनाने का माध्यम बन सकती हैं। साहित्य मनुष्य समाज को अज्ञान, रोग, शोक, दारिद्र्य और परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है। और यह साहित्य हिंदी भाषा में और उसकी लिपि देवनागरी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसने किसी राज शक्ति की उंगली पकड़ के यात्रा नहीं तय की है। वह अपने आप की शक्ति से महत्वपूर्ण शासन अधिकार करने वाली शायद अद्वितीय भाषा है। हिंदी में ऐसी शक्ति है जो भाषा का उद्देश्य परस्पर को ठीक से समझना को महसूस करती है। देवनागरी लिपि में संस्कृत की पुस्तकें छपती हैं और संस्कृत आजकल अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अध्यापन का विषय हो गई है, और उसके साथ ही साथ देवनागरी लिपि भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में परिचित हो गई है। हिंदी आज भारतवर्ष के हृदय में वर्तमान प्रदेशों की मातृभाषा है। करोड़ों नर नारियों की आशा, आकांक्षा, अनुराग, विराग और रुदन हास्य की भाषा है। उसी में वह शक्ति है जो भारतवर्ष के सारे भाग के दुख सुख को प्रकट कर सकेगी। निष्कर्ष: इस प्रकार साहित्य का निर्माण का लक्ष्य उस भाषा में निर्मित साहित्य होना चाहिए जो भारतवर्ष की केंद्रीय भाषा है। भारतवर्ष की केंद्रीय भाषा वह भाषा जिसका आश्रय लिए बिना कोई आंदोलन, चाहे वह धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक हो, सफल नहीं हो सकता। वह भाषा हिंदी है। उसमें साहित्य लिखने का अर्थ है भारतवर्ष के 3/4 आदमियों की मानसिक शक्ति को उत्तेजित करना, उनके चरित्र का निर्माण करना और भारतवर्ष के भाग्य को विशेष दिशा की ओर ले जाना। उसी भाषा को दृष्टि में रखकर ही साहित्य निर्माण का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।